हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं आज एक बार फिर से एक कल के जो वाकया है उस वाकया के बारे में बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज की चर्चा में बने हुए हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी में, और काफ़ी बार आपने हमारे चैनल पर इनको देखा भी होगा। बाकी आज पूरी चर्चा करेंगे। जैसे ही कल सुबह हुई तो रावदान सिंह जो विधायक हैं यहाँ पर, उनके सभी ठिकानों पर 5 शहरों में रेड की गई ईडी की तरफ से। उस विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या कहेंगे इस वाकया के ऊपर जो कल घटित हुआ? देखिए, कल जिस तरह की घटना, मतलब रावदान सिंह जी के लगभग 15 ठिकानों पे ये बताया गया 15 की एक साथ रेड की गई। सुबह 8 बजे वो शुरू हुई। महेंद्रगढ़ में भी उनके घर पर, उनके भाई के निवास पर और साथ में उनके फार्म हाउस पर, तीनों जगह एक साथ रेड की गई। तो ये मैं समझता हूं कि ईडी की जो रेड है, इसमें जो हमें पता चला, जहां तक जानकारी मिली है, कि कोई 1395 करोड़ का मामला है जो बैंक से लोन लेने का है और फिर कभी ना चुकाने का है। उस मामले में ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है जी। तो एक तो ये बात हो सकती है कि सीधे सीधे कि एक कोई घोटाला है जिसके अंदर बैंक से लोन लिया गया है और लोन लेने के बाद उसको चुकाया नहीं गया तो फिर एक ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ये मामला है और वो अपनी जांच कर रहा है, जो कि एक रूटीन प्रोसीजर है। वो कोशिश कर रहा है जानकारी जुटाने की कि भाई इसमें क्या इनकी भूमिका रही है, क्या भागीदारी रही है। और दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग जो एक चीज है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस वक्त राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, अभी आगामी विधानसभा तो चुनाव। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों का हर चुनाव में दुरुपयोग करती है। जिस भी राज्य में चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में उतरने से पहले ईडी का जो दौरा है वो शुरू हो जाता है। यानी विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना, उनके यहाँ छापेमारी करना, उनको परेशान करना, उनको तोड़ने की कोशिश करना, जी। इस तरह की एक्टिविटीज में भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। चाहे वो ईडी के तहत जाए, सीबीआई के तहत जाए, इनकम टैक्स के तहत जाए। ये अक्सर देखने को मिला है जब तक जो पिछले 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और विशेष तौर पे जो 2019 से और 24 का कार्यकाल रहा, इसमें तो हद पार कर दी गई। इसमें हर चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का दौरा होता है और उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है तो चुनाव के बाद भी उन्हीं के दम पे जीते हुए विधायकों को भी तोड़ दिया जाता है। हमने देखा कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन वहां पे बाद में कांग्रेस पार्टी के विधायकों से इस्तीफा दिला के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस बहुमत में आ गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ लगभग 22 या 28 विधायक एक साथ इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने पहुंच गए थे। आज हिमाचल में भी बड़े पैमाने पे विधायकों से इस्तीफा दिलाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद, यानी उसमें शामिल है ईडी और सीबीआई। तो ये भी समझा जा सकता है कि भाई देखो, मामला और केस तो पुराना है, यानी लगभग 2-3 साल पहले का केस है। अगर उस केस में यही समय निकला है, अभी लोकसभा चुनाव भी बीत गया, लोकसभा चुनाव के बाद में अब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और इस वक्त अगर इस केस की एक्सरसाइज की जा रही है, इस केस में ईडी या सीबीआई या एजेंसियां जो है अब संज्ञान ले रही है, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा हो सकता है जो अभी तक होता है। और ठीक है, उसमें मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई बात भी नहीं है। ईडी अपनी एक्सरसाइज कर रही है और जो भी इसमें भूमिका उनकी रही होगी वो स्पष्ट हो जाएगी। अगर ये प्लांट करने की कोशिश भी करते हैं, इस तरह से तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, तो ये देखना होगा कि अब रावदान सिंह जी क्या डिसीजन लेते हैं। जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अभी 2 दिन पहले ही बीसी सम्मेलन था बीजेपी की ओर से, और उसमें अमित शाह जी आए थे। उन्होंने एक मंच से ही एक बड़ा डायलॉग मारा कि पाई पाई का हिसाब होगा, मैं बनिए का बेटा हूँ हुड्डा साहब।
क्या लगता है कि इसकी जो कड़ी है जुड़ती है अपने आप में ईडी की इस रेड से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मंच से बहुत झूठ बोलती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुल के, मतलब कहते हैं ना कि झूठ बोलते वक्त इस तरह से वो उसको बोलते हैं कि बहुत दावे के साथ, कि ये लगे जनता को कि हम लोग सीधा चैलेंज कर रहे हैं और सच्चाई के आधार पे कर रहे हैं। और हकीकत ये होती है कि उसके पीछे एक खोखला चेहरा होता है। अब अमित शाह जी ने तो बहुत सारी बातें कही मंच से। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने बहुत काम किया, हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली पहुंचा दी हर परिवार तक, 24 घंटे पानी की व्यवस्था कर दी, आज शानदार स्कूल बना दिए हमने, कोई सैनिक स्कूल, कोई नवोदय स्कूल, कोई सरकारी स्कूल। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन मंच पे कही। अगर जमीन पर हकीकत देखो तो जहां महेंद्रगढ़ में वो ये रैली कर रहे थे और महेंद्रगढ़ में ये सब दावे कर रहे थे, महेंद्रगढ़ के ही कुछ ऐसे परिवार है जिसका मुद्दा लेकर हम लोग कई बार बीच में आपको नजर भी आए होंगे, और काली पट्टी बांध के वो परिवार 30 साल से उन्होंने बिजली नहीं देखी। तो जहां ऐसे भी परिवार रहते हो, सैकड़ों परिवार जिन्होंने 30 साल तक बिजली की सुविधा नहीं ली, और उसी भूमि के मंच से कोई अगर इस तरह के दावे कर रहा हो कि हमने 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दी, हर परिवार तक बिजली पहुंचा दी, तो पता चल सकता है कि कितना झूठ है। यानी 30 साल से किसी ने बिजली नहीं देखी, वो इनको नजर नहीं आया, और ये दावा कर रहे हैं कि हमने हर व्यक्ति तक बिजली पहुंचा दी। तो अमित शाह जी का ये पाई पाई का हिसाब देना, पाई पाई का हिसाब लेना, ये सिर्फ मंच से एक ढकोसले जैसा था। इसका मुझे नहीं लगता कि कोई तार इससे जुड़ा होगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, तो ये पहले से प्री प्लान्ड ही होगा कि चुनाव नजदीक आएगा तो किसी तरह रावदान सिंह जी या हुड्डा के जो करीबी हैं, या हुड्डा तक पहुंचने का जो रास्ता है, हमें ये भी लगता है कि रावदान सिंह जी का जो जरिया है वो हुड्डा तक पहुंचने का जरिया है। हुड्डा साहब के कार्यकाल में उनके ऊपर ईडी सीबीआई ने पहले भी प्रयास किए हैं, उनसे पूछताछ की है। तो अब ये हो सकता है कि उन मामलों को उजागर करके इस चुनाव में अब किसी तरह भी भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर तो जीत नहीं सकती, साम दाम दंड भेद लगाएगी, विपक्ष को तोड़ेगी, विकल्प को तोड़ेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये होगा। बस इसमें ये दिक्कत होती है कि कांग्रेस के जो साथी हैं वो संघर्ष नहीं कर पाते। कांग्रेस के साथी अक्सर भारतीय जनता पार्टी के इस जाल में फंस जाते हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े लीडर, येदियुरप्पा जैसे हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, नवीन जिंदल हो गए, ऐसे ऐसे नेताओं ने भाजपा के सामने सरेंडर किया। या तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया या उन्हें चंदा भेंट कर दिया। अगर वो भी नहीं किया तो अपनी पार्टी में रह के निष्क्रिय हो गए, या फिर अपनी पार्टी में रह के उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। तो इस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाते और कांग्रेस के साथी कहीं ना कहीं इसमें टूट जाते हैं। अच्छा सर, इसमें क्या लगता है आपको कि रावदान सिंह जी के बारे में कुछ चर्चाएं अभी, अब कल रेड होने के पश्चात कुछ लोगों का कहना है, जब हम ग्राउंड पर मिले तो, कि शायद बीजेपी का न्योता था और इन्होंने अस्वीकार कर दिया, इस वजह से रेड पड़ी। तो क्या ईडी का जो है आगमन या रेड जो है वो बीजेपी का न्योता होता है अपने आप में? देखिए, कह सकते हैं हम, जो चुनाव से पहले जब ये रेड होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा, मोटिव शामिल होता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का ऑफर भी रखती होगी कि भाई या तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, वरना आप इसका सामना करो। और सामना वो व्यक्ति कर सकता है जो सच्चाई पर बैठा हो, जिसको डर ना हो, भय ना हो किसी भी तरह का, क्योंकि जब सच किसी के साथ है तो वो डरेगा नहीं और डट के सामना कर सकता है। ये ताकत उसको सच से मिलती है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या तो ये चाहेगी कि रावदान सिंह जी उठे और भारतीय जनता पार्टी से अपना रिश्ता जोड़ ले और संघर्ष करे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करे। उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सा परहेज रावदान सिंह जी को भी शायद नहीं होगा, क्योंकि उनके पारिवारिक रिश्ते, उनके यहाँ के जो हमारे प्रतिद्वंदी विधायक हैं उनसे भी बड़ा अच्छा प्यार स्नेह रहा है, तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ कभी बोलते नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सा वो वहां पे ये सोचेंगे कि भाई नहीं करनी चाहिए। व्यापारी आदमी है और दिमाग से चलने वाले हैं, अपना फायदा पहले देखेंगे। तो अगर उन्हें ये मौका मिलेगा और उन्हें लगेगा कि हाँ भाई इसमें मेरा नुकसान हो सकता है, मैं कहीं ना कहीं गलत था इस बुरे
केस के अंदर मेरा जहां नाम आ रहा है, तो ऐसा फैसला करने से नहीं चूकेंगे। अच्छा, क्या लगता है ये आपको आय से अधिक का ये मामला है अपने आप में, या फिर सिर्फ वो कंपनी है उसी से संबंधित मामला था, ईडी की रेड? देखिए, इसमें जहां तक मैं समझ पाया हूं कि पहले तो बैंक एक ड्रॉ किया गया। जी। उस बैंक ने लगभग 20 लाख लोगों से पैसा लिया और इस तरह से लिया कि भाई आपको अधिक ब्याज दिया जाएगा, अधिक दर पे ब्याज आपको मिलेगा इस पे। तो ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया, और जब वो पैसा इकट्ठा हुआ तो उस पैसे को इनके परिवारों ने आपस में खींच लिया बैंक से लेके, और वो कभी फिर चुकाया नहीं। यानी कि वो फ्रॉड है, बैंक का फ्रॉड है। उस बैंक के फ्रॉड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया जी। फिर उसके बाद उस पैसे को निकाल लिया गया और बैंक को बैंकरप्ट कर दिया गया। इस तरह से बैंक भी बंद हो गया, लोगों का निवेश भी खत्म हो गया, और इनके पास वो पैसा आ गया जिससे इन लोगों ने अपनी जमीनें वगैरह खरीद ली, जो कि हरियाणा में खरीदी है, राजस्थान में खरीदी है, कहीं रेवाड़ी नारनौल में खरीदी है, कहीं झारखंड में खरीदी है, या कहीं राजस्थान में खरीदी। तो जहां जहां भी इन्वेस्ट किया जा सकता तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। ये मामला जो 1395 करोड़ का लगभग, वो इस तरफ दिखाता है, इस तरफ जा रहा है जो बताया गया है। अच्छा, इनके बेटे पर भी कई बार आरोप लगते रहते हैं कि इन्होंने घोटाला किया है किसी सोसाइटी में। आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसका एक मामला है, वो जो 11,000 करोड़ समथिंग का पहले से, जिसमें इनके अक्षत राव जो इनके बेटे हैं उनका नाम आरोपी की तरह आया था। उस मामले पे राव दान सिंह जी ने ये भी बताया कि भाई वो मामला खत्म हो चुका है, उसमें गलती से हमारा नाम था, हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अक्षत राव थे, लेकिन अक्षत राव कभी भी एक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रहे, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। हाँ, लोकसभा चुनाव के दौरान की बातें चाहिए, लोकसभा चुनाव पहले भी। तो अब वो मामला, उसमें भी शायद कोई तारीख है 24 जुलाई को, कोर्ट में तारीख है। उसमें क्या होता है, अभी वो अंतरिम जमानत पे हैं या किस तरह से है, वो मतलब गहराई का अभी कुछ सामने है नहीं, स्पष्ट नहीं है जी, तो कह नहीं सकते। अच्छा, अगर बात करें अभी जैसे ये जो कल का वाकया रहा, इसका किसको राजनीतिक या सियासी जो है ना फायदा होने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर तो दोनों ही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही इसका कोई फायदा नहीं ले पाएंगे। अच्छा, दोनों को इसका नुकसान होने वाला है। हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस पार्टी से हरियाणा परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में गया। अब भारतीय जनता पार्टी कागजी दावे करती है, झूठ की राजनीति करती है, वही लोगों को परेशानी, आज हर वर्ग परेशान चल रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी का गिरता ग्राफ उस चीज का सबूत है कि 5 साल में उन्होंने आम लोगों के लिए काम नहीं किया। आज आप देखोगे तो पूरा का पूरा हरियाणा फैमिली आईडी के चक्कर में परेशान रहा 5 साल तक, प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में परेशान रहा। पूरे हरियाणा में बीपीएल धारक जो थे, कभी उनके नाम काट दिए गए, कभी जोड़ दिए गए, वो इन सब चक्कर में लगे रहे जी। सारे कर्मचारी धरने पर बैठे रहे, चाहे वो हम किसी भी तरह के डॉक्टर्स को लगाओ तो बेचारे धरने पर है, कर्मचारियों में चाहे वो लिपिक हो वो धरने पे अपनी सैलरी को लेके बैठे हैं, आशा वर्कर्स धरने पे रही हैं, मतलब हर वर्ग, हर कर्मचारी किसी न किसी रूप में धरने पे, सरपंच धरने पे बैठे रहे, आप देखेंगे किसान धरने पर बैठे रहे। तो सारा का सारा जो हरियाणा का एक एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस सरकार के खिलाफ धरने में शामिल हो चुका। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है। कांग्रेस को ये लगने लगा कि भाई इंडिया अलायंस के तहत जब 5 सीटें निकल कर आती हैं कि हम ये सरकार बनाएंगे, अब हो सकता है कि जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो उसका फायदा हमें मिलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस के राज को भी हरियाणा की जनता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस का राज आ गया तो किस तरह भ्रष्टाचार के रास्ते खुल जाएंगे, किस तरह ये लोग फिर से वही लूटमारी मनमर्जी के तरीके से भेदभाव कर सकेंगे, क्षेत्रवाद की राजनीति करेंगे, परिवारवाद की राजनीति करेंगे। तो इससे भी जनता के अंदर एक डर है। तो लोग इस खोज में है कि एक विकल्प जो है, सही विकल्प, उसकी तरफ बढ़ा जाए। और ऐसे में मैं कहता हूं कि दावे के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक मजबूत तीसरे विकल्प की तरह है। अभी इसी विकल्प पे बात कर लेते हैं, ये मेरा अंतिम सवाल भी रहेगा आज की चर्चा का,
कि आप आम आदमी पार्टी से आते हैं और आप कह रहे हैं कि विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आएगी, लेकिन जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, वो स्वयं और उनके मंत्री भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही ईडी रेड के माध्यम से ही अभी कभी जमानत पर है, कभी जेल में। यही मैं बता रहा था कि फर्क क्या है। हम्म। कांग्रेस पार्टी इस तरह के हथकंडों में टूट जाती है, बिखर जाती है और मजबूर नजर आती है। आम आदमी पार्टी की ये ताकत है कि एक घोटाला जो शराब घोटाला बताया जाता है, उसमें हमारे 4 बड़े नेता, सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में है और संजय सिंह जी भी जेल में 6 महीने लगभग रहकर आए। 4 नेता जेल में गए, संघर्ष करते रहे, आज तक भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। जब भी आए सीना तान के चले और खुल के बोले और भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को जनता के बीच में रखने से चूके नहीं। तो ये ताकत है सच्चाई की, ईमानदारी की। षड्यंत्र कर सकती है भारतीय जनता पार्टी और करती भी है, लेकिन कांग्रेस टिक नहीं पाती क्योंकि उनके हाथ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में शामिल मिलते हैं। कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में जब पूरा देश ही ये लड़ाई लड़ रहा था कि किसी तरह कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओ, तो हर कांग्रेस नेता में कहीं ना कहीं उसके आसपास भ्रष्टाचार की घटनाएं घटी हैं। कई बार वो शामिल भी रहे हैं, कई बार वो नजरअंदाज करके आंखें बंद करके उनके सामने हुआ होगा। तो किसी ना किसी रूप में उनकी हिस्सेदारी भ्रष्टाचार के अंदर मिली है, इसलिए वो टूट जाते, बिखर जाते हैं। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, उसका नमूना आपके सामने है। सैकड़ों रेड भी पड़ी लेकिन आज तक 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। खूब इन्होंने प्रयास किए लेकिन आम आदमी पार्टी झुकी नहीं। सारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जल्दी देखना, जिस तरह अब एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी की ईडी के मामले में जमानत दे दी, इसी तरह अब सीबीआई के मामले में भी उनको जमानत मिलनी तय है जी। यानी ईडी के पास पर्याप्त वो चीजें नहीं है जिससे कि वो अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे रख सके। तो ये संघर्ष आदमी तभी कर सकता है, ये लड़ाई तभी लड़ सकता है जब वो सच्चाई के रास्ते पर चलता हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने हमें यहाँ तक देखा और सुना। बाकी डॉक्टर साहब, आपने ये चर्चा करी, आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप क्या कहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, रावदान सिंह के यहाँ जो ईडी रेड है और डॉक्टर मनीष जी के बारे में, सभी विषयों के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और पूरा ये जो वाकया कल का है इसके बारे में तो विशेष तौर पर, बाकी इस तरह की खबरें, इंटरव्यूज और कवरेज जो है ना आपके लिए और लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।